हेलो साथियों, आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इससे पहले शिक्षा की 3 क्लास डाल दी गई है। ये हमारे चौथे नंबर की क्लास है। दोस्तों, चौथे नंबर की क्लास में हमारा ये पहला क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके या फिर पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये पशुओं पर प्रयोग कर सके। तो दोस्तों, ये प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों, हमारी एक मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। दोस्तों, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है हमारे, ये पशु मनोविज्ञान। दोस्तों, क्या होती है? ये पशु मनोविज्ञान होती है। दोस्तों, इस पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? दोस्तों, इस पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? इन जानवरों पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जानवरों पर प्रयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों, जानवरों पर प्रयोग दोस्तों मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। दोस्तों, मनोविज्ञान की जिस प्रकार एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, उसी प्रकार एक शाखा है दोस्तों ये पशु मनोविज्ञान। इस पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसमें इस जानवरों पर प्रयोग होता है। क्या करते हैं दोस्तों? इस पर दोस्तों अपन इसमें क्या करते हैं? जानवरों पर प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये पशु मनोविज्ञान। इस पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? जानवरों पर प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है दोस्तों? एक बालकों का दोस्तों कि बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है दोस्तों? जो हमारे बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए दोस्तों इसमें क्या किया जाता है? इसमें नई नई विधियों की खोज की जाती है। हमारे जो ये मापन है, ये मूल्यांकन है दोस्तों, इन सब की खोज दोस्तों कहाँ होती है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है कि एक बच्चे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस विधि से सिखा सकता हूँ। इस तथ्य की खोज भी कहाँ होती है? इस तथ्य की खोज भी दोस्तों हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है, शिक्षा का मनोविज्ञान दोस्तों, यानी जिस ऐसा मनोविज्ञान जहाँ दोस्तों हमारी शिक्षा को लेकर चर्चा की जाती है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस विधि से सिखा सकता हूँ, कौन सी विधि से सिखा सकता हूँ बच्चों का, ये जो कौन सी विधि से मापन या मूल्यांकन करना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। तो दोस्तों, यह हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी स्वयं को शिक्षक स्वयं को समझ सकता है कि शिक्षा दोस्तों जो शिक्षक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान जानने के बाद वो ये जान सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं बच्चों को कौन सी विधि से ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता हूँ। तो इस बात का जो मालूम है ना दोस्तों, वो शिक्षक को शिक्षा इस मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद हो जाता है कि जो मेरे अंदर क्या कमी है और मेरे अंदर क्या खूबी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें मेरा दूसरा ऑप्शन भी सही है और पहला ऑप्शन भी दोस्तों सही है, ताकि वो छात्रों को आसानी से शिक्षण करवा सके, बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी दोस्तों एक शिक्षक को होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद शिक्षक को खूब फायदे होते हैं दोस्तों। वो सभी बच्चों का दोस्तों क्या कर सकता है? सर्वांगीण विकास कर सकता है। उनका मानसिक पक्ष से, शारीरिक पक्ष से, उनका सामाजिक पक्ष से, उनका जो ये नैतिक पक्ष होता है, उन सब जो पक्षों का अध्ययन एक शिक्षक कर सकता है। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जानने के बाद एक शिक्षक बालकों का क्या कर सकता है? सर्वांगीण विकास कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हमारा ये जो पहला आंसर है वो भी सही है, जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। इसमें हमारा जो ये चौथा ऑप्शन है वो सही है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे सही आंसर क्या रहेगा? सबसे सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 4 नंबर का रहेगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य है दोस्तों कि एक बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अपन किस प्रकार सिखा सकते हैं, यानी एक बालक का सर्वांगीण विकास अपने किस विधि से कर सकते हैं, किस ये तरीके से कर सकते हैं या किस प्रकार कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों कि एक तो दोस्तों जो हमारे बच्चे हैं उनको अपन ये ज़्यादा से ज़्यादा अपन किस प्रकार सिखा सकते हैं, ये मेन उद्देश्य रहता है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो शिक्षा को लेकर नए नए काम होते हैं, नई नई विधियाँ इसमें खोजती रहती है। उसमें नई नई विधियाँ दोस्तों अपन इसमें खोजते हैं,
नए नए जो मापन की विधियाँ हैं, हमारे जो ये मूल्यांकन की विधियाँ हैं, इन सब की खोज दोस्तों कहाँ होती है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा चौथा आंसर सबसे सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ आंसर क्या है, आंसर दोस्तों दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, वो 4 नंबर का आंसर सही रहेगा। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद एक शिक्षक अपने शिक्षण को क्या कर सकता है, खूब प्रभावी बना सकता है, वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है और एक बच्चे को दोस्तों वो मतलब कम समय में उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बाद शिक्षक का दोस्तों जो शिक्षण है ना, वो प्रभावी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोस्तों ये जो अपन जानवरों पर प्रयोग करते हैं, जानवरों पर प्रयोग दोस्तों अपने इस पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। और बाकी जो ये 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये काम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को क्या मदद करता है दोस्तों, देखो, पहला ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षक क्या होता है दोस्तों, स्वयं को जानता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं बच्चों को कौन सी विधि से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता हूँ, इस बात का ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान से होता है शिक्षक को। और दोस्तों एक शिक्षक अगर अपनी क्लास में जाएगा किसी बच्चे को शिक्षण करवाने या बच्चों को शिक्षण करवाने, तो दोस्तों उससे पहले वो क्या करेगा, अपनी जो पाठ योजना है वो तैयार करके फिर बच्चों को शिक्षण करवाएगा। तो दोस्तों ये बात भी कौन बताता है कि एक शिक्षक को पहले अपनी पाठ योजना मतलब तैयार करनी चाहिए, फिर बच्चों को शिक्षण करवाना चाहिए। दोस्तों ये बात भी मैं शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। और एक बालकों का दोस्तों क्या करता है, बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकता है, ये ज्ञान भी में शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। जब दोस्तों एक शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग बिल्कुल दोस्तों मतलब कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जिस शिक्षक को होगा तो दोस्तों क्या करता है, ठीक प्रकार की शिक्षण विधि दोस्तों काम में ले सकता है कि इन बालकों के लिए ये शिक्षण विधि सही रहेगी और इन बालकों के लिए ये शिक्षण विधि सही रहेगी। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद ही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद एक शिक्षक है अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। और दोस्तों वो जब बच्चों को शिक्षण करवाने जाएगा उससे पहले अपनी पाठ योजना तैयार करके जाएगा, उसी के बाद वो बच्चों को शिक्षण करवा पाएगा ठीक ढंग से। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा का मनोविज्ञान शिक्षा को लेकर जहाँ काम होता है वही तो शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ शिक्षा को लेकर काम होता है, एक जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों एक शिक्षक है ना, अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो दोस्तों वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण करवा सकता है और वो प्रभावी रूप से शिक्षण करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये बच्चे के चरित्र के विकास में। बिल्कुल दोस्तों एक बच्चे का सामाजिक पक्ष है और उसका जो ये भावात्मक पक्ष है, उन सभी पक्षों का विकास दोस्तों एक शिक्षक कर सकता है, लेकिन उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों उचित शिक्षण विधियों के यानी प्रयोग में बिल्कुल दोस्तों एक शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बच्चों के लिए सबसे प्रभावशाली विधि को काम में लेगा, जिससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। उस विधि का जो प्रयोग है ना वो शिक्षक दोस्तों अपने शिक्षण में लेगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हमारे 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाँ, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है दोस्तों। एक जो हमारा एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक को दोस्तों शिक्षा ये मनोविज्ञान है ना उसका क्या फ़ायदा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद एक शिक्षक को क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों बालकों एवं विद्यार्थियों को समझना। बिल्कुल दोस्तों अगर एक शिक्षक को
शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो ये बात जानता है कि सभी बालकों का जो मानसिक स्तर है वो एक समान नहीं होता, या सभी बालक है वो एक समान विधि से या एक समान गति से नहीं सीख सकते। बालकों में जो ये ना व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, इस बात का ज्ञान भी एक शिक्षक को होगा। और सभी बालकों को एक विधि से या एक साथ नहीं सिखाया जा सकता, इस विधि का ज्ञान भी एक शिक्षक को होगा, क्योंकि उसने क्या पढ़ा है, उसने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है। दोस्तों, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, दोस्तों बिल्कुल ये भी हो सकता है इसका आंसर। दोस्तों, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, दोस्तों ये भी हो सकता है। दोस्तों, विषयों के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना, बिल्कुल दोस्तों ये भी हो सकता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है दोस्तों, यानी उसका शिक्षा में क्या फ़ायदा। एक शिक्षक दोस्तों जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वो दोस्तों अपनी शिक्षा को, या वो जो अपने बच्चे ना उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है, सभी बच्चों का वो सर्वांगीण विकास कर सकता है, क्योंकि उसे क्या है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। तो दोस्तों इसमें सबसे सही आंसर ना वो बेटा है दोस्तों 1 नंबर का। दोस्तों क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है दोस्तों, बालकों से जुड़े शैक्षिक पक्ष के हर पहलू का विस्तृत रूप से इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यानी बालकों से जुड़े हर शैक्षिक पहलू का अध्ययन, यानी दोस्तों शैक्षिक पहलू का अध्ययन इसमें किया जाता है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जा सकता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार सिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मेन उद्देश्य हो जाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का। शैक्षिक निहितार्थ क्या हो जाएगा, शैक्षिक निहितार्थ ये होगा कि दोस्तों एक शिक्षा मनोविज्ञान, एक शिक्षक है दोस्तों, वो शिक्षा मनोविज्ञान को जानकर अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है, अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। दोस्तों बच्चों को वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है। दोस्तों ये मेन उद्देश्य होता है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का। दोस्तों ठीक है दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। जो 1 नंबर का बालकों व विद्यार्थियों को मतलब समझ सकता है, उनको जान सकता है, वो किस प्रकार सीखते हैं, वो मतलब कौन सी विधि से ज़्यादा सीखते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान एक शिक्षक को हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का काम है कि दोस्तों जो बालक है ना, बालक किस प्रकार सीखते हैं, बालक किस प्रकार सीखते हैं, बालक किस प्रकार सीखते हैं, बालक कौन सी विधि से सीखते हैं, बालक कौन सी विधि से सीखते हैं, बालक कौन सी विधि से सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है, बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है, इन सब चीज़ों का मालूम हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान ही में बताता है कि एक बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है, उसे किस विधि से पढ़ाना चाहिए। सभी बालकों का जो उनका जो होता है मानसिक स्तर एक समान नहीं होता, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है दोस्तों। सभी बालकों की जो हमारी सीखने की गति होती है वो एक समान नहीं होती, ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, यानी बालकों या विद्यार्थियों को समझ सकता है, उनका सर्वांगीण विकास वो कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के बाद एक शिक्षक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, यानी प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्या दोस्तों, मान लो दोस्तों एक बच्चा है, तो दोस्तों उसने सीखते समय कोई गलती होगी मान लो उससे, तो क्या दोस्तों उसे दोस्तों शिक्षक के द्वारा ये डांटना या फटकारना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों मान लो एक शिक्षक, दोस्तों मान लो एक बच्चा है, दोस्तों मान लो ये एक बच्चा है, तो उससे एक गलती होगी मान लो, कुछ गलती होगी मान लो दोस्तों सीखते समय दोस्तों, तो क्या शिक्षक उसे कुछ क्या कहेगा दोस्तों, क्या उसे डांटेगा, क्या उसे मारेगा दोस्तों, नहीं। क्योंकि दोस्तों जो हमारी गलतियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो सीखने का हिस्सा होती है दोस्तों। अगर जब तक कोई गलती नहीं करेगा तब तक कोई सीख नहीं सकता दोस्तों। तो शिक्षक दोस्तों उस बालक पर क्या नहीं करेगा दोस्तों, से ये गंभीर टिप्पणी उस पर नहीं करेगा दोस्तों।
तो दोस्तों एक शिक्षक को उसमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को दोस्तों उस बालक के द्वारा जो गलती की गई उसे जानकर दोस्तों उसे क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये कुछ शिक्षक क्या करते हैं, उस बच्चे को दोस्तों मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन परंतु शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान हमारा ये कहता है कि उस बच्चे को ना मारना चाहिए, ना पीटना चाहिए। उस बच्चे को दोस्तों अपनी सहानुभूति, अपने प्रेम के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक बच्चे को दोस्तों क्या होता है, जो ये होती है ना गलतियाँ, ये गलतियाँ दोस्तों हमारे सीखने का हिस्सा होती है। ये बात भी हमें कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो कहता है कि एक बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीखने की ओर संकेत कर रहा है। ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ये भी बात सही है दोस्तों। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, तीसरे ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बच्चा अपने जो ये विचार प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों अपने शिक्षक के सामने, अपनी जो ये क्लास के सामने है, ये अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो दोस्तों जो इस बच्चे को है ना अपने विचार प्रस्तुत करने देने चाहिए दोस्तों। अपने विचारों को उसके ना सबके सामने रखने देना चाहिए दोस्तों। उसके अपने विचार को नहीं दबाना चाहिए दोस्तों। उसके जो विचार है उसको बोलने देना चाहिए दोस्तों। उसको सबके सामने रखने देना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों कुछ शिक्षक क्या करते हैं, अपने बच्चों की भावनाओं को दबा देते थे, तो उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते दोस्तों। ये बिल्कुल गलत। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि आप प्रत्येक बालकों की भावनाओं को समझो और उनके विचारों को समझो और उनके विचारों को जानो और फिर बच्चे को शिक्षण करवाओ। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, सो व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। क्या दोस्तों एक शिक्षक को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों व्याख्यान तो एक शिक्षक को कम से कम देना चाहिए, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इससे मतलब क्या करना चाहिए, उसे भौतिक रूप से समझाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को समझाना चाहिए। दूसरे वो क्या कर सकता है, एक मूर्त रूप से नहीं दोस्तों। बच्चे को अगर कोई बात मुझे सिखानी हो तो दोस्तों मुझे प्रत्यक्ष रूप से सिखानी चाहिए दोस्तों बच्चों को। ठीक है दोस्तों, उन्हें ज़्यादा समझ में आती है। ये बात भी कौन कहता है, ये बात भी शिक्षा मनोविज्ञान कहता है दोस्तों कि बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी हो तो दोस्तों बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से सिखानी चाहिए, या ना कि दोस्तों बच्चे को बोलकर सिखानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सो 3 नंबर का। जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताऊँ मैं, जब बच्चा अपने विचारों को सामने रख रहा है तो उसकी बातों को एक शिक्षक को ध्यान से सुनना चाहिए दोस्तों। उसे बीच में रोकना टोकना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी द्वारा। देखो दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए कि तू तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं सीख सकता। ये बात बच्चों को दोस्तों कभी नहीं बोलनी चाहिए। अब दूसरा अपने शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए दोस्तों। एक बच्चा जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा दोस्तों वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है, जब शिक्षार्थी या विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने जा रहा है तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए, उसे अपने विचार रखने देना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर छोटे बालक हो तो एक शिक्षक को व्याख्यान विधि को कम से कम में काम में लेना चाहिए। और दोस्तों जो हमारी ये प्रत्यक्ष विधि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेनी चाहिए दोस्तों। बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाना चाहिए। जैसे मान लो दोस्तों मुझे बच्चों को आम के बारे में सिखाना है तो दोस्तों मैं बच्चों को सामने कक्षा में लाकर आम दिखा सकता हूँ, आम के बारे में पूछ सकता हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो इससे बच्चों को क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा समझ में आता है। और मैं दोस्तों अगर उस पर क्या करूँ, व्याख्यान दूँ, तो दोस्तों व्याख्यान देने से छोटे बच्चों को दोस्तों बहुत कम समझ में आता है। छोटे बच्चों को दोस्तों यानी प्रत्यक्ष विधि से ज़्यादा समझ में आता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों जब बच्चे अपनी बात कर रहे हैं तो उन्हें बीच में रोकना टोकना नहीं चाहिए और उनकी भावना है उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए दोस्तों ने। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की क्या सहायता करती है? विकास की विशेषताओं को समझने में। बिल्कुल दोस्तों, कि जो हमारे बालकों का विकास मतलब किस प्रकार होता है। 5 साल का बालक होता है तो उसका मतलब कितना मानसिक विकास होता है। 7 साल का बालक होता है तो उसका कितना मानसिक विकास हो जाता है। इन सब चीज़ों का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में भी दोस्तों क्या करती है, शिक्षा मनोविज्ञान हमारी सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है कि कोई भी दो बालकों का विकास एक समान नहीं होता। कोई भी दो बालकों की जो अपने सीखने की गति होती है वो एक समान नहीं होती। कोई भी दो बालक एक समान विधि से नहीं सीख सकते हैं। कोई भी दो बालकों का सामाजिक विकास एक समान नहीं हो सकता। सब बालकों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों ये बात हमें कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि दोस्तों कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। दोस्तों अब वो मतलब किसी भी पक्ष को लेकर, शारीरिक पक्ष को लेकर एक समान नहीं हो सकते, मानसिक पक्ष को लेकर वो एक समान नहीं हो सकते। बालकों की समस्याओं को समझने में दोस्तों क्या करती है, शिक्षा मनोविज्ञान हमारे काम में आती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, यानी जो बालकों का जो विकास होता है दोस्तों, यानी बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था, इन सब अवस्थाओं में बालकों का मतलब कौन कौन सा विकास हो जाता है, कौन कौन सा विकास नहीं होता, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। कि एक बालक अगर 7 साल का है तो उसका कितना मानसिक विकास होगा, एक बालक अगर 20 साल का है तो उसका कितना मानसिक विकास होगा। इन सब चीज़ों का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि कोई भी दो बालकों के, जैसे कोई भी दो बालक है तो उनके सीखने की क्षमता समान नहीं हो सकती। उनके सीखने की क्षमता दोस्तों समान नहीं, दो बालक है तो उनके सीखने की क्षमता समान नहीं हो सकती। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि सभी बालक दोस्तों, सभी जो बालक है क्लास के, सभी बालक दोस्तों एक ही विधि से नहीं सीख सकते। सभी बालक एक ही विधि से नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। सभी बालकों का दोस्तों, सभी बालकों का विकास, सभी बालकों का विकास, सभी बालकों का विकास एक समान नहीं हो सकता है। सभी बालकों का विकास एक समान नहीं हो सकता है। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, विकास की विशेषताओं को समझने में। दोस्तों बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये कहती है कि जो बालकों के लिए जो ये पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये बालकों को सीखने का स्वर्ण काल होती है। यानी बालक सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में इन 6 वर्षों में सीखता है, उसे इन 6 वर्षों में सीख जाता है। इस बात का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताती है कि बालक सबसे ज़्यादा इन 6 वर्षों में सीखते हैं। बालकों का जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किशोरावस्था में होता है। इस बात का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। एक बालक के सीखने पर दोस्तों, एक जो ये बालक है, इस बालक के सीखने पर दोस्तों अपने वातावरण और इस वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। इस बालक के सीखने पर दोस्तों, इस बालक के जो विकास पर है ना, इस वातावरण और इस वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, शिक्षा को लेकर काम करती है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, कौन सी जो विधि से सीखते हैं, कौन सी विधि से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि विकास की विशेषताओं को समझने में। बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि एक बालक जब 0 से 6 वर्ष का होता है तो वो यानी किस विधि से ज़्यादा सीखता है, वो कौन कौन सी गतिविधियाँ करता है। एक बालक जब 6 से 12 साल का होता है तो वो कौन कौन सी गतिविधियाँ करता है, वो कौन कौन सी विधि से सीखता है। इन सब चीज़ों का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान देता है। दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में। बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये कहता है कि सभी बालक एक समान नहीं होते। सभी बालक है ना वो एक समान नहीं होते, सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। सभी बालकों में क्या होती है, सभी बालकों में क्या होती है, सभी बालकों में क्या होती है, सभी बालकों में जो सीखने की जो गति होती है वो एक समान नहीं होती। सभी बालक दोस्तों, सभी बालक एक विधि से नहीं सीख सकते। बालकों के लिए
भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये बात भी में शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। अब देखो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बालकों की समस्याओं को समझने में। बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है अगर आप किसी विधि अगर आपके पास कोई कोई बालक है, अगर वो रोज़ स्कूल में क्या आता है दोस्तों, वो लेट आता है, तो उसको पीटो मत दोस्तों। उस बालक के जो वो लेट आ रहा है ना, उसके मतलब कारण को जानो कि वो क्यों लेट आ रहा है। क्या उसके घर में उसकी माँ बीमार है, क्या उसके पिताजी नहीं है। तो उस कारण को दोस्तों आप क्या करो, पहले जानो और फिर उस बालक को समझाओ दोस्तों। ये बात भी दोस्तों में शिक्षा मनोविज्ञान मतलब ये बात कहता है कि बालक का पहले पीटो मत, उसके कारण को जानो कि वो बालक क्यों लेट आ रहा है कक्षा में दोस्तों। तो ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान भी कहता है कि जब तक अपने को कोई अगर कारण सामने नहीं हो तब तक बच्चे को डांटना पीटना मारना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। उस बच्चे के जो कारण है, उसके साथ क्या समस्या हो रही है, उसके कारण को जानो, फिर उसके क्या करो, उसके उस अपनी सहानुभूति से उस बच्चे के जो कारण है ना उसको दूर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात भी शिक्षा मनोविज्ञान कहता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों साफ कहता है कि बच्चे को मारना पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अगला क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट है दोस्तों क्या है, हाँ दोस्तों उपयुक्त सुविधा। तो दोस्तों इसमें तीनों कथन से दोस्तों बालकों विद्यार्थियों को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य है। बिल्कुल दोस्तों कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, बालक की भावनाएं क्या क्या होती है, बालकों को किस विधि से सिखाना चाहिए, ये बात भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। बिल्कुल दोस्तों बताता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने पर भी जोर देता है कि सभी बालक एक समान नहीं हो सकते, सभी बालकों में क्या पाई जाती है, मतलब भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। ये बात भी में शिक्षा मनोविज्ञान कहता है बालकों की समस्याओं को समझने में कि बालकों की समस्याओं को जानो, फिर उनके जो उनका वो करो निदान करो, उनके कारणों को जानो और फिर उनको उसको दूर करो। बालक के साथ जो ये समस्या हो रही है उनके कारणों को जानो फिर उसे दूर करो। ये बात भी में शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक बालक दोस्तों मान लो अगर कक्षा से रोज़ घर भाग जाता है तो उसके सामने क्या क्या समस्या हो सकती है, वो क्यों भाग रहा है, ये बात भी में शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है कि उसके भागने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस बात का ज्ञान एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, चलो। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने एवं विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका ठीक नहीं दोस्तों। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना दोस्तों, यानी दोस्तों ठीक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर एक विद्यार्थियों को दोस्तों अगर उसके शिक्षण में रुचि पैदा करना है या उसके शिक्षण से जोड़ना है, एक शिक्षक को दोस्तों क्या करना है, उसे एक ठीक ढंग प्रकार के दोस्तों या अच्छी प्रकार की शिक्षण विधि को काम में लेना होगा, एक अच्छे मेथड को अपनाना होगा, उस अच्छी विधि को अच्छी तरीके से बच्चों को क्या करना होगा, उसको सिखाना होगा दोस्तों। और अच्छी विधि को काम में लेने से बच्चे दोस्तों क्या करेंगे, एक शिक्षक के साथ जुड़ सकेंगे और वो सीख सकेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है तो बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग। बिल्कुल ये बात भी सही है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक बालक को एक शिक्षक को दोस्तों इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि अगर बालक छोटे हैं, अगर बालक छोटे हैं तो वो कौन सी विधि से सीखते हैं। अगर बालक 6 से लेकर या 12 साल के हैं तो ये कौन सी विधि से सीखेंगे। अगर बालक 0 से लेकर 6 वर्ष के हैं तो ये कौन सी विधि से मतलब सीखेंगे। तो इस बात का ज्ञान भी दोस्तों शिक्षक को होता है। और वो कहाँ से होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण इन सब बातों का ज्ञान एक शिक्षक को होता है। अगर जब इन सब बातों का ज्ञान एक शिक्षक को होगा तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण। अब देखो दोस्तों, मान लो बच्चे हैं मेरे पास 0 से 6 वर्ष के दोस्तों। अब दोस्तों मैं उन्हें एक ही व्याख्यान विधि से सिखा रहा हूँ, मतलब बच्चों को मैं बोल बोल कर सिखा रहा हूँ, तो दोस्तों वो बहुत कम समझ पाएंगे दोस्तों। ये जो हमारी व्याख्यान विधि होती है ना दोस्तों, ये होती है हमारी बड़ी क्लासों के लिए। जैसे मैं मान लो 11वीं को पढ़ा रहा हूँ या 12वीं को पढ़ा रहा हूँ या फिर 10वीं को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब इस व्याख्यान विधि का प्रयोग दोस्तों मान लो मैं अगर ये अपनी छोटी कक्षाओं के लिए कर रहा हूँ तो उसे बिल्कुल ठीक नहीं है। छोटी क्लास के बच्चे दोस्तों हमारी मूर्त विधियों से सीखते हैं, यानी बच्चों को दोस्तों कोई भी चीज़ सिखानी है तो उन्हें दोस्तों दिखाकर सिखाओ। तो दोस्तों उन्हें अपनी कक्षा में दिखाकर सिखाओ दोस्तों को। जैसे मान लो दोस्तों मुझे बच्चे को आम के बारे में पढ़ाना है तो दोस्तों बच्चे को आम दिखा के पढ़ाओ कक्षा में दोस्तों। इस आम का स्वाद कैसा होता है, ये आम कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है जो ये कक्षा में पूर्ण निरवता को बनाए रखना, कक्षा में पूर्ण निरवता को बनाए रखना दोस्तों नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं दोस्तों। नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, यानी दोस्तों मान लो अगर मुझे बच्चों को दोस्तों अगर मान लो ये संधि पढ़ानी है दोस्तों, तो इस संधि से पहले दोस्तों मुझे को बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, उससे पहले वर्णमाला सिखाना चाहिए दोस्तों, वर्णमाला सिखाना चाहिए दोस्तों। मान लो इस चौथे ऑप्शन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर बच्चे को मुझे पहले ये पढ़ानी है संधि, तो इस संधि से पहले मुझे क्या करना है, बच्चे को वर्णमाला सिखानी है दोस्तों। क्या सिखानी है दोस्तों, वर्णमाला सिखानी है। अब देखो दोस्तों एक बार, जैसे मान लो दोस्तों अगर मुझे बच्चों को ये किताब पढ़ना सिखाना है दोस्तों, मान लो ये जैसे रामे चले चले गहरे गहरे, ये वाक्य दोस्तों मुझे क्या करना है, इन बच्चों को सिखाना है। तो इस वाक्य से पहले दोस्तों मुझे बच्चों को क्या होगा दोस्तों से इस वर्णमाला का ज्ञान करवाना होगा। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, इन सब चीज़ों का ज्ञान होने के बाद ही बच्चा क्या कर सकता है, ये सब पढ़ना सीख सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा चौथा ये ना तीसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्या दोस्तों, एक बच्चों को पूर्ण पूर्ण निरस्ता के साथ पढ़ाना चाहिए दोस्तों, नहीं दोस्तों, में इसे सरसता के साथ पढ़ाना चाहिए दोस्तों, आनंद के साथ पढ़ाना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोस्तों पूर्ण निरस्ता के साथ पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए दोस्तों, पूर्ण निरस्ता के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए दोस्तों बच्चे को, निरस्ता के साथ नहीं दोस्तों, बल्कि पूर्ण सरसता के साथ मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पूर्ण सरसता के साथ मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए दोस्तों, आनंद के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है सही दोस्तों, यानी मुझे अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। बालकों की जो ये विकास की विभिन्न अवस्था होती है उनका ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए कि इस अवस्था में बालक इस विधि से ज़्यादा सीखते हैं और इस तरीके से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए दोस्तों। नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना चाहिए शिक्षण करवाते इसमें दोस्तों। मैंने आपको बताया अगर मुझे बच्चों को भी एक मान लो अगर ये संधि पढ़ाना है, तो इस संधि पढ़ाने से पहले दोस्तों मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, वर्णमाला का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। जब बच्चे को अगर इस वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा तो मैं बच्चों को क्या सिखा सकता हूँ, संधि सिखा सकता हूँ दोस्तों। इस चौथे ऑप्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि बच्चे को पहले क्या सिखाओ, उससे पहले वर्णमाला का ज्ञान होगा तब वो संधि सीख सकेगा दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक टीचर के लिए सहायक नहीं है। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल होता है दोस्तों। एक शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि एक 5 साल का बालक है तो वो किस विधि से सीखेगा, एक 12 साल का बालक है तो वो किस विधि से सीखेगा। इन सब चीज़ों का ज्ञान एक शिक्षक को हो जाता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद। एक अगर 2 साल का बच्चा मेरे पास है तो वो किस विधि से सीखेगा, तो वो किस विधि से सीखेगा, इस बात का ज्ञान भी एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। एक 7 साल का बालक है तो उसके सीखने की क्षमता कितनी हो गई, इस बात का ज्ञान भी एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। व्यक्तिगत, ये क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने में बिल्कुल दोस्तों एक शिक्षक को ये ज्ञान हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद कि कोई भी 2 बालक एक समान नहीं। अब देखो दोस्तों मेरा ये दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी 2 बालक दोस्तों, कोई भी दो बालक दोस्तों एक समान नहीं होते, कोई भी 2 बालक दोस्तों एक समान नहीं होते, कोई भी 2 बालक दोस्तों एक समान नहीं हो सकते, कोई भी 2 बालकों की सीखने की गति वो एक प्रकार की नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों का ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों मेरा अधिगम की मतलब ये क्षमता बढ़ाने में, दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कि दोस्तों जो बालक दोस्तों अगर जितना सीख सकता है तो उसकी क्षमता दोस्तों, जो हमारी सीखने की क्षमता होती है दोस्तों हमारी क्या होती है,
वो हमारी जन्मजात होती है दोस्तों। सीखने की जो हमारी क्षमता होती है ना, वो क्या होती है, वो जन्मजात होती है दोस्तों। सीखने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, वो जन्मजात होती है दोस्तों। एक शिक्षक को दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो दोस्तों वो क्या होगा, उसकी सीखने की अभिक्षमता को नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो ये होती है ना अभिक्षमता, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जन्मजात होती है दोस्तों। ये हमारी जन्मजात अभिक्षमता होती है दोस्तों। क्योंकि सीखने की जो हमारी ये अभिक्षमता होती है ना, ये क्या होती है, ये जन्मजात होती है और इसको एक शिक्षक बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। हाँ, उसकी सीखने की जो मतलब ये गति है वो बढ़ा सकता है दोस्तों, परंतु जो उसकी जन्मजात क्षमता है वो उसको नहीं बढ़ा सकता। एक बात मान लो दोस्तों, अगर कोई बच्चा अगर जन्म से क्या बहरा है या गूंगा है, तो क्या एक शिक्षक उसको सुधार कर सकता है, क्या उसको सुधार सकता है, क्या उसको ठीक कर सकता है? तो दोस्तों वो एक काम जरूर कर सकता है, उसके कानों में अगर वो मशीन लगाकर तो उसके जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ा सकता है, लेकिन दोस्तों उसको ठीक नहीं कर सकता दोस्तों। एक बालक मान लो दोस्तों अगर अगर बहरा सुनता है तो दोस्तों क्या कर सकता है एक शिक्षक, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता है उसकी जो कान है उसमें एक वो मशीन लगा कर दोस्तों उसकी जो ये सुनने की वो उसकी क्षमता है ना, तो उसको बढ़ा सकता है दोस्तों। लेकिन उसको वो ठीक नहीं कर सकता दोस्तों। उसको जो वो अपन जो एक बालक बिल्कुल बहरा सुनता है ना दोस्तों, तो वो उसको ठीक नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, एक उसके कानों में मशीन लगाकर उसके उसके जो ये सुनने की क्षमता है ना दोस्तों वो बढ़ा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हमारा चौथा आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में कि सभी बच्चे ना उस समूह में मतलब किस प्रकार सीखते हैं या कैसे सीखते हैं, या कैसे सीखते हैं दोस्तों, या कैसे सीखते हैं, या कैसे सीखते हैं दोस्तों, बिल्कुल इन सब बातों का ज्ञान हमें हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, परंतु इसमें हमारा चौथा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक है ना, उसकी जो ये जन्मजात क्षमता होती है उसको नहीं बढ़ा सकता। यानी उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बावजूद भी वो क्या कर सकता है दोस्तों, उसका जो ये जन्मजात होती है ना अभिक्षमता, उसको नहीं बढ़ा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यानी कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक को क्या काम नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमज़ोर बालक की सहायता करने के अवसर देना, ये बात बिल्कुल सही। इससे बच्चे दोस्तों क्या होता है, इससे बच्चों में दोस्तों सहानुभूति की जो भावना बढ़ती है। यानी बच्चे ना एक दूसरे का काम करना सीखते हैं दोस्तों। उसमें क्या होती है बच्चों में दोस्तों, क्या होती है मतलब वो सामाजिकता बढ़ती है दोस्तों। अगर कोई मान लो एक दोस्तों अगर उसका जो कमज़ोर बच्चा है, एक होशियार बच्चा है, अगर दोस्तों वो होशियार बच्चा अगर उस कमज़ोर बच्चे की सहायता करेगा ना दोस्तों, तो उसमें दोस्तों क्या दोस्तों उसमें एक पक्ष की विकास यानी विकास होगा, सहानुभूति पक्ष का विकास होगा उस होशियार बालक में दोस्तों। और वो कमज़ोर बालक भी है ना, उसकी सीखने की गति भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल बढ़ जाएगी दोस्तों। यानी अब देखो दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की मतलब प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों। कमज़ोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, ये भी सही हो सकता है दोस्तों। कमज़ोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, बिल्कुल दोस्तों। मान लो अगर कोई ऐसे मान लो कमज़ोर बालक है और उसने कोई अच्छा काम कर दिया दोस्तों कभी कभी, तो उसकी जो ये प्रशंसा है ना वो बिल्कुल करनी चाहिए एक शिक्षक को दोस्तों। अब देखो दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, यानी कक्षा में जो ये प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो दोस्तों एक बालक है जो प्रथम आ गया कक्षा में, एक शिक्षक क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी खूब बढ़ाई कर रहा है। एक बालक दोस्तों क्या है बिल्कुल ऐसे पढ़ने में कमज़ोर है, तो शिक्षक उसको बिल्कुल डांट फटकार लगा रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता तेरे जीवन में, ये है तू पढ़ाई को छोड़ दे, ये इसको बोल रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है दोस्तों। तो उस बालक को क्या होगा, उस बालक को दोस्तों अपने शिक्षण से क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल अपने उसको क्या हो जाएगी घृणा हो जाएगी दोस्तों। वो पढ़ाई छोड़ने का विचार उसके मन में आएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों हीन भावना का जन्म होगा दोस्तों उस बालक के अंतर्गत। इस प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बालक को दोस्तों एक शिक्षक को दोस्तों क्या है
सभी बालकों को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि जो होशियार बालक है तो उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, और जो कमज़ोर बालक है उनको ये मारना पीटना कर रहे हैं। ये बिल्कुल बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इससे उनमें क्या होती है, हीन भावना का जन्म होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शिक्षण के समय दोस्तों क्या कह रहा है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही दोस्तों। केवल शिक्षार्थी, केवल विषय। वैसे दोस्तों इसमें क्या है, ये है केवल केवल विद्यार्थी दोस्तों, केवल विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, उसके वातावरण को ध्यान में रखना। जिससे मान लो जहाँ हल्ला हो रहा है, जैसे मान लो अगर जिस कक्षा में दोस्तों मान लो, या जिस कक्षा के आसपास में दोस्तों क्या हल्ला हो रहा है बहुत भयंकर, क्या वहाँ शिक्षण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये केवल शिक्षार्थी, वह बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल विषय से मतलब है दोस्तों, केवल उसके विषय से मतलब है दोस्तों, उसके ना उसके वातावरण से मतलब है। उसके चारों तरफ हल्ला हो रहा है और उसका विषय वस्तु अच्छा है, तो दोस्तों क्या वहाँ शिक्षण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। एक शिक्षक को दोस्तों शिक्षण करवाते समय दोस्तों सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके विद्यार्थियों का, उसकी विषय वस्तु का, और ये बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको एक मोटिवेट करना चाहिए दोस्तों को, और फिर सिखाना चाहिए बच्चों को दोस्तों। यानी विषय और शिक्षार्थी दोनों का एक शिक्षक को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, फिर बच्चों को शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। अब ये क्या करा है, तीसरा ऑप्शन क्या करा है दोस्तों, केवल विद्यार्थी या फिर ये केवल विषय, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर ये केवल शब्द दोस्तों जहाँ लग जाता है ना केवल, तो वो ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन वो गलत ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का ये अपना ये अंतिम क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।